आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी का पार्ट 10। अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में, और इसी के अंतर्गत आज मैं अपना अगला सेगमेंट लेके आया हूं जिसे हम लोग जानते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वह थे आपके गवर्नर जनरल। इन दोनों के द्वारा एक अधिनियम लेके आया जिसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अभी तक आप लोगों ने देखा था 1909 का अधिनियम जिसके द्वारा हमारे भारत देश के अंदर मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और भारत राज्य सचिव की परिषद में पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया था। और तीसरा पॉइंट देखा था आप लोगों ने, केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद से पहली बार सदस्यों को वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसके बाद 1916 और 17 में प्रस्तुत की गई थी एक रिपोर्ट जिसे हम भारतीय इतिहास में जो है कि मेसोपोटामिया रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस मेसोपोटामिया की रिपोर्ट में बता दिया गया था पहली बार कि हमारे भारत देश के अंदर जो अंग्रेजों की सरकार है, इस सरकार के पास इतनी अच्छी काबिलियत नहीं है कि वह हमारे भारत देश का शासन चला सके। इसीलिए इसके बाद हमारे भारत देश में आप लोगों ने देखा था 1916 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल तो हमारे भारत देश में आया 1916 में, लेकिन होम रूल की ही बात किया जाए तो 1905 में सबसे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका गठन किया था। लेकिन भारत की सरजमी पे अगर होम रूल आंदोलन की बात किया जाए तो 1916 और 17 के दरमियान जो है कि हमारे भारत देश में आता है होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और जब बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की होम रूल सोसाइटी की तो इसका सबसे ज्वलंत पहलू था कि इसमें भारतीयों के द्वारा स्वशासन की मांग की गई, यानी खुद का शासन, होम रूल। और इसी के बाद और एक यहाँ पे अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ चुकी थी उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध, जो आप सभी को पता है 1914 से लेकर 18 तक चला था। इसी दरमियान अब अंग्रेजों को महसूस हुई भारतीयों के साथ की आवश्यकता महसूस हुई, यानी भारतीयों से इन लोगों ने अपेक्षा किया कि ये लोग भारतीय इनका जो है कि क्या करें, भारतीयों से इन लोगों ने अपेक्षा की कि भारतीय इनका पूरी तरीके से सहयोग करें। और इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लेके आया गया जिसे हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के द्वारा। इसके द्वारा हमारे भारत देश में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को योगदान प्रदान किया गया विधि निर्माण में। अभी तक अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था, लेकिन पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और इसके बाद हमारे भारत देश में कुछ बदलाव आएंगे। जैसे आप पहला पॉइंट देखेंगे कि मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की और जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी स्वशासन की बात की गई। स्वशासन यानी खुद का शासन। अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में 1917 में मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की और इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, यानी शासन तो रहेगा अंग्रेजों का, ठीक है, शासन तो रहेगा अंग्रेजों का, लेकिन भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत भारतीयों को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी की बात की गई। लेकिन यह जो अंग्रेजों ने स्वशासन की बात की थी यह भी एक मात्र छलावा निकला और यह हमारे भारत देश में ज्यादा बदलाव नहीं ला सका। अंग्रेजों ने भारतीयों को एक बार फिर बेवकूफ बनाया और इसी का नाम था 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी, यानी भारतीयों को यह भरोसा दिलाया गया कि आप लोगों को शासन प्रदान किया जाएगा। अगला, भारत राज्य सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होगा कि 1793 का अधिनियम, 1793 के अधिनियम में
कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों 1793 के अधिनियम की बात किया जाए तो 1793 के अधिनियम में पहली बार कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने की बात की गई थी। लेकिन वक्त बदलता गया, बदलाव के साथ ही अब आता है आपका 1919 का अधिनियम। अब कहा गया कि भारत राज्य सचिव की जो परिषद है, भारत राज्य सचिव का जो वेतन है वह दिया जाएगा कहां से? वह दिया जाएगा ब्रिटिश राजस्व से। अभी तक कहां से दिया जाता था? अभी तक जो वेतन दिया जाता था वह भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन अब भारत राज्य सचिव का वेतन कहां से दिया जाएगा? ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या की बात कर लूं तो अभी तक भारत परिषद के सदस्यों की संख्या थी 8 और अब यह संख्या हो चुकी है 12। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। सबसे बड़ी व्यवस्था की बात करूं तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, एक को कहा गया था केंद्रीय विधानसभा और एक को कहा गया था केंद्रीय राज्य परिषद। एक हमारा था केंद्रीय विधानसभा और एक को कहा गया केंद्रीय राज्य परिषद। सोचिए, दो शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी एक साथ दो सदन अगर पहली बार भारत में प्रभावी हुआ तो वह था आपका 1919 का अधिनियम, जिसके द्वारा एक बनाई गई थी केंद्रीय राज्यसभा और एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय राज्यसभा की बात किया जाए तो केंद्रीय राज्यसभा में सदस्यों की संख्या थी 60, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे, यानी इनका चुनाव किया जाता था और 26 क्या होते थे? 26 आपके होते थे मनोनीत, यानी गवर्नर जनरल डायरेक्ट अपने चमचों को क्या करता था? यहाँ पे मनोनीत कर देता था, जो उसकी बातों को माना करते थे। और विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित और 41 क्या हुआ करते थे? मनोनीत। एक अजीब तरह की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में लाने की कोशिश की और भारत में आज आप जो यह द्विसदनात्मक व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा, कहीं ना कहीं उसकी नींव अगर देखी जाए तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पड़ी। फिर से एक बार देख लें, केंद्रीय राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या थी 60, जिसमें से 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 145, जिसमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत हुआ करते थे। अभी तक आप लोगों ने देखा था 1892 के अधिनियम में अभी तक बजट पे जो है कि सिर्फ वाद विवाद करने का अधिकार मिला था और पूरा प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार मिला था 1909 में। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा सिर्फ विधानसभा यानी केंद्रीय विधानसभा को ही स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार मिला। ये तो दोस्तों हो गई केंद्र की व्यवस्था, जिसमें आप लोगों ने दो सदन देखा, एक को कहा गया केंद्रीय राज्य परिषद और एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा। और अब मैं आगे आऊंगा, प्रांतों की व्यवस्था को देखेंगे तो प्रांतों में जबरदस्त बदलाव किया अंग्रेजों ने और कहा कि केंद्र स्तर पे शासन तो हम संभालेंगे, लेकिन प्रांत स्तर पे शासन संभालने की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंप दी। और भारतीयों को यहाँ पे दो विषय में भागा, यहाँ विषय को दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया आरक्षित और एक को कहा गया हस्तांतरित। केंद्र स्तर पे आपने देखा कि दो सदन बने थे, तो केंद्र स्तर पे दो सदन और उसके बाद आप राज्य में देखेंगे यानी प्रांतों की व्यवस्था में देखेंगे, जिसे गवर्नर जनरल के प्रांत कहा जाता था। अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे विषय को दो भागों में बांटा जाएगा, एक को कहा जाएगा आरक्षित और एक को कहा जाएगा हस्तांतरित। आरक्षित विषय पे जो नियम कानून बनाएगा गवर्नर जनरल और हस्तांतरित विषय पे जो नियम बनाएगा भारत परिषद में चुने गए मंत्री थे, उन मंत्रियों के द्वारा भारत में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो मंत्री आए उन मंत्रियों के द्वारा हस्तांतरित विषय, यानी अंग्रेजों ने फिर अपना एक बार दिमाग लगा दिया और भारतीयों को स्वशासन का लालच दे के उनके साथ एक बार फिर छलावा छला। बड़े बड़े अच्छे सब्जेक्ट थे जैसे वित्त, पुलिस, राजस्व, सेना, इसको तो अंग्रेजों ने अपने पास रखा और जो साधारण विषय थे जिनको हस्तांतरित विषय कहा जाता था वह भारत के चुने हुए मंत्रियों को दे दिया, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। दोस्तों, जहां से पैसा आता था, जहां से पैसा आती थी, जहां से पावर आती थी, जहां से शक्ति आती थी, उसको तो अंग्रेजों ने अपने पास रखा और भारतीयों को क्या दिया? सफाई, स्वास्थ्य, मतलब कुल मिला के सफाई स्वास्थ्य दिया और बड़े बड़े सब्जेक्ट किसने रख लिया अपने पास? अंग्रेजों ने। तो द्वैत शासन के जनक कौन है?
लियोनिल कार्टियस को जो है कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। हाँ, इस अधिनियम के द्वारा एक व्यवस्था जरूर अच्छी थी कि यहाँ पे पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। अभी तक हमारे भारत देश में अंग्रेजों के आगमन के बाद किसी भी अधिनियम में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, यानी महिला किसी भी अधिनियम में मतदान नहीं कर सकती थी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था। और यहीं पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? भारत राज्य सचिव। 2 पॉइंट बताए दोस्तों, गौर करना। पहला, लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा करने का प्रावधान लाया गया? 1919 में भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसको 1924 में सिफारिश की गई थी कि लोक सेवा आयोग बनना चाहिए। तो 1919 में आया था लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई और कहा गया कि इसकी नियुक्ति भारत राज्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। तो अगर इस पैमाने को देखा जाए तो यह अधिनियम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की तरफ अग्रसर होता हुआ कदम था। जिन उद्देश्यों को लेकर यह अधिनियम लाया गया था, भारत में यह अधिनियम उन उद्देश्यों को नहीं पूरा कर सका। और इसके बाद देखेंगे इस सारे के सारे सिस्टम को आने वाले समय में 1935 के अधिनियम के द्वारा बदल दिया जाएगा। और ये जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, इसको हम ले जाके केंद्र में 1935 के अधिनियम के द्वारा जोड़ देंगे। तो यहां पे आप लोगों ने देखा, ये था हमारा अधिनियम जिसको हम कहते हैं 1919 का अधिनियम। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक बार फिर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे भारत देश में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई थी? तो 1919 का वह अधिनियम था जिसके द्वारा हमारे भारत देश में पहली बार द्विसदनात्मक प्रणाली लाई गई थी, जिसको कहा गया था केंद्रीय राज्यसभा, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय राज्यसभा में केंद्रीय राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। दोस्तों एक चीज यहां पे और जान लीजिएगा, इस केंद्रीय राज्य परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था वह 5 वर्ष का था, और केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था वह 3 वर्ष का हुआ था। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 41 आपके मनोनीत हुआ करते थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें तो भारत में इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को लालच देके उनको कुछ दिन के लिए दबाया गया था, क्योंकि पहला कारण था कि अंग्रेज जो है कि यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीयों की सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे, तो जरूरी था भारतीयों को खुश करना। तो इन्होंने भारतीयों से कहा कि हम आपको स्वशासन देंगे। बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया था, एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग की थी। और उसी समय जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता हुआ, जिसमें बहुत बड़ी रणनीति रही थी 1909 के अधिनियम में, जिसके वजह से मुस्लिम और हिंदू दूर दूर हुए थे। लेकिन अब इन दोनों में समझौते के बाद जब हिंदू मुसलमान करीब आए, तो इसी सारे दबाव से मुक्त होने के लिए अंग्रेजों ने यह अधिनियम लाया था। और प्रांतों में इन्होंने जो है कि कहा था कि हम प्रांत स्तर पे आपको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। इसीलिए प्रांत स्तर पे इन्होंने सब्जेक्ट को 2 विषय में बांटा था। एक को कहा गया था आरक्षित विषय और एक को कहा गया था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पे गवर्नर जनरल नियम बनाता था अपने परिषद के माध्यम से, और जो है हस्तांतरित विषय जो साधारण सब्जेक्ट होते थे उनको इन लोगों ने दे दिया था भारतीयों को, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। और आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण विषय थे उसको अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। जैसे आप देखेंगे कि वित्त, सहायता, पुलिस, सेना, जहां से पैसा है और जो पावर बना के रखनी थी उसको किसने रखा था? अंग्रेजों ने अपने पास रखा था 1919 के अधिनियम में। महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और दैत्य शासन के जो जनक थे लियोनिल कार्टियस थे,
और लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान लाया गया था कि ये भारत देश के अंदर एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे सरकारी सर्विस में वर्चस्व को कायम किया जा सके। और यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति की बात की गई थी और कहा गया था कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत राज्य सचिव के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा 1919 का अधिनियम। आगे आने वाले सेगमेंट में मैं बात करूंगा आपको भारत देश में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सबसे बड़े अधिनियम, जिसे हम जानते हैं 1935 का अधिनियम, जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, 10 परिशिष्ट और 14 भाग थे, और जिसने हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाके रख दिया। और इसी से आज हमारा भारत देश स्वतंत्रता अर्जित कर चुका है, तो 1935 के अधिनियम का जो है कि आधे से ज्यादा भाग हूबहू हमारे संविधान में लिख लिया गया है। तो आने वाले सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करूंगा आप लोगों से 1935 के अधिनियम में, और इसके बाद हम लोग आएंगे भारत देश की स्वतंत्रता की तरफ। तो आगे